हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन को शुरू करते हैं 10 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, आपको पता है साल में 4 टेनिस के बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं ग्रैंड स्लैम के नाम से। सबसे पहले साल की शुरुआत में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और सबसे आखिरी में साल में अमेरिकी ओपन का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है। इसमें से दूसरा अभी आयोजित किया गया फ्रेंच ओपन 2025। इसमें मेंस सिंगल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये आते हैं स्पेन से। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। जेनिक सिनर आते हैं इटली से। तो यहां पर विनर हो जाते हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी, और रनर अप हो गए कौन? जेनिक सिनर, इटली के टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में विनर और रनर अप दोनों पूछे जाते हैं, तो दोनों को याद रखिएगा। और देश भी याद रखिएगा कि देश कौन सा है। तो विनर का देश है स्पेन और रनर अप किस देश का टेनिस प्लेयर रहा, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इटली के टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर। यहां पर देखिए, फ्रेंच ओपन में इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि आज तक का फ्रेंच ओपन का इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल इस बार हमको देखने को मिला। 5 घंटे 29 मिनट, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक यह फाइनल चला था। अभी तक फ्रेंच ओपन के इतिहास में सबसे बड़ा फाइनल 1982 में खेला गया था। 1982 में यह जो फाइनल था 4 घंटे 47 मिनट चला था, और अब इससे बड़ा फाइनल हुआ है 2025 में 5 घंटे 29 मिनट का। अब यहां पर देखिए, एक तो हो गई मेंस कैटेगरी, एक होता है विमेंस सिंगल। देखिए, विमेंस सिंगल की बात करें तो विनर रही है कोको गॉफ। ये यूएसए की प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में हराया आरेना सबालेका को। आरेना सबालेका बेलारूस की प्लेयर है। तो मेंस सिंगल और विमेंस सिंगल दोनों को याद रखिए, विनर भी और रनर अप भी। कंट्रीज भी याद रखिएगा। और देखिए, मिक्स्ड इवेंट भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो उस केस में जब कोई इंडियन या तो विनर रहा हो या फिर रनर अप तक पहुंचा हो, तो फिर आपको मिक्स्ड इवेंट पूछे जाते हैं, अन्यथा आप केवल सिंगल्स याद रखो, काम हो जाएगा। फ्रेंच ओपन की बात करें, 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यह फ्रेंच ओपन है। सबसे ज्यादा अभी तक फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। 14 बार, 14 बार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है, सबसे ज्यादा। अब 2024 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें भी मेन सिंगल में विनर कार्लोस अल्कराज ही रहे थे। मतलब लगातार दूसरे साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है मेन सिंगल का कार्लोस अल्कराज ने। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने फाइनल में हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पर विमेन सिंगल की बात करें तो लास्ट ईयर विमेन सिंगल जीता था इगा स्वेतेक ने, पोलैंड की खिलाड़ी है, और इन्होंने हराया था जैस्मिन पोलिनी को। ये इटली की महिला टेनिस प्लेयर है। तो 2 साल के फ्रेंच ओपन यहां पर मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। वैसे इस साल के जो लेटेस्ट हैं मेन सिंगल विमेन सिंगल, उनको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वही है। आगे आएंगे। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है? तो आपको पता है, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। भारत में राज्य और केंद्र के मध्य में वित्त के बंटवारे को लेकर सिफारिशें देना केंद्र सरकार को, यह फाइनेंस कमीशन का काम होता है। इसकी सिफारिशें जो हैं वो 5 साल के लिए लागू की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। संवैधानिक संस्था है तो संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। अभी टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अंशकालिक मतलब बीच में अभी अपॉइंट किया गया है।
तो 4 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का और 4 अदर मेंबर होते हैं। इन मेंबर में पूर्णकालिक मेंबर भी हो सकते हैं और अंशकालिक मेंबर भी हो सकते हैं, जो पार्ट टाइम मेंबर आप इनको बोल सकते हैं। तो अध्यक्ष अगर 16वें वित्त आयोग के पूछे जाते तो अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और इनके पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। सबसे पहली बार वित्त आयोग का गठन इंडिया में 1951 में किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो 3 साल के तो याद रखिए ही रखिए, पहला 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग। अभी अरविंद पनगड़िया है। सदस्य अपॉइंट हुए हैं अंशकालिक कौन? टी रविशंकर। देखिए टी रविशंकर के पहले इसी पद पर अजय नारायण झा थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इनके इस्तीफे के बाद अब बाकी के टाइम पीरियड के लिए सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए हैं टी रविशंकर। तो बेसिक चीजें आपको यहां पर पता चल जाती है। 16वें फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। यह केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगी 31 अक्टूबर 2025 को, और 1 अप्रैल 2026 से आगे आने वाले 5 सालों के लिए, 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। तो सिफारिशें ये कब देगी केंद्र सरकार को? 31 अक्टूबर 2025 को। तो यहीं तक का जब 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है तो टी रविशंकर का कार्यकाल भी यहीं तक होने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, पहला 1951 में गठित किया गया था। अध्यक्ष अभी अरविंद पनगड़िया। 4 अदर मेंबर की बात करें तो एक तो हो गए रिटायर ऑफिसर हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, और इसके अलावा मनोज पांडा एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य। ये 2 हो गए। फिर एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सौम्य कांति घोष, ये तीसरे मेंबर हो गए। और अब चौथे बने हैं कौन? टी रविशंकर। ठीक है, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? 12वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन नेक्स्ट ईयर 2026 में किया जाने वाला है इंडिया में। कहां किया जाएगा? इंडिया में। इंडिया को अध्यक्षता सौंपी गई है इस फोरम को आयोजित करने की। 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में बताया था। आपको पता है अभी इस मंथ के शुरुआत में ही 3 से लेकर 5 जून 2025 तक ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील का शहर है, यहां पर 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया गया था। इसमें भारत का जो डेलीगेशन ग्रुप है उसका नेतृत्व किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। तो ओम बिरला के नेतृत्व में हमारा जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो गया था ब्राजीलिया। तो ये 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, और इसके बाद अब अनाउंस किया गया है कि 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस फोरम को आयोजित किए जाने का? तो ब्रिक्स कंट्रीज की पार्लियामेंट जितनी भी है वो आपस में मिलकर दुनिया के सामने जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा करती है ताकि कोई कंक्लूजन निकाला जा सके, कोई हल निकाला जा सके समस्याओं का। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा की जाती है, शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्ध कैसे रोके जा सकते हैं, सिक्योरिटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या क्या हर्डल है। ऐसे जो मुद्दे हैं ब्रिक्स देशों के मध्य में, उन पर यहां पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री मेंबर डिस्कशन करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पार्लियामेंट्री फोरम। तो 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। वैसे ब्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वर्ल्ड की 5 जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिलकर इसका निर्माण करती है ब्रिक्स के नाम से। 2006 में निर्माण हो जाता है, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, तो यहीं से इसकी स्थापना मानी जाती है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था रशिया में 2009 में, फिर 16वीं समिट 2024 में लास्ट ईयर आयोजित की गई थी कजान रशिया में, और अब 17वीं समिट जुलाई 2025 में आयोजित की जाएगी ब्रिक्स की रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका,
इसमें से 4 ये फाउंडिंग मेंबर है शुरुआत के, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, 5 हुए ब्रिक्स, और उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई इसके मेंबर बने। तो वर्तमान में 11 मेंबर देखने को मिलते हैं ब्रिक्स में, और अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जनरल साइंस का आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू हो गई है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम का जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। आपको पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन में से 25% क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे। तो 45 डेज का आपका ये कोर्स है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर होते हैं। लाइव क्लासेस आपके लिए शुरू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे इजीली अफोर्डेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे हर टॉपिक के। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी हड़ल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये केवल रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट को टारगेट करके बनाया गया है। वहां पर जो ऑथेंटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो यहां पर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो सीमा पर्यटन पहल या फिर बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव की बात करें तो इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार को। जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया है जो कि चाइना से मोस्टली लगता है, तो उन एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करना बॉर्डर एरियाज में, यह मुख्य उद्देश्य है बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव को शुरू किए जाने का। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने अनाउंस किया है कि अभी इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इनिशिएटिव को राज्य में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर से, इंडिया और जो इंडो चाइना बॉर्डर है उससे लगा हुआ जो शिप किला गांव है, शिप किला दर्रा का एरिया है ये। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है शिप किला दर्रा कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देना है ना, बॉर्डर एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाना, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ ऐसे एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा सकता है अगर टूरिज्म बढ़ेगा। तो सीमावर्ती गांव के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। ये कलेक्टिव हमें पर्पस देखने को मिलते हैं इस इनिशिएटिव के। बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। देखिए मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही 2 और इनिशिएटिव अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किए थे, जो कि दोनों ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए थे, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो एक था राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है, और इसके अलावा ग्रीन एडॉप्शन स्कीम, यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, गवर्नर यहां पर शिव प्रताप शुक्ला है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी हमने बात की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 68, लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 हिमाचल प्रदेश में। अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? अनिवार्य लाइसेंसिंग, इस वर्ड का संबंध देखने को मिलता है मेडिसिन सेक्टर से। आंसर बी। अभी सुर्खियों में क्यों है और वर्ड क्या है ना? तो देखिए अभी रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट में एक पिटीशन आई थी। इस पिटीशन में कहा गया था कि भैया जो जरूरी मेडिसिन है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जीने के लिए मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, उसके कारण जिंदगी अगर सेव होती है, तो ऐसी मेडिसिन को कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू की जानी चाहिए। तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पिटीशन आई है। अब यहां पर ये वर्ड काफी सुर्खियों में रहा, कंपलसरी लाइसेंसिंग। देखिए क्या होता है कि इसमें होता क्या, ये समझो, ऐसी जितनी भी दवाएं हैं जो कि जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो जिंदगी को सेव कर सकती है, ऐसी जितनी भी दवाएं हैं। अब क्या होता है कि किसी एक कंपनी के पास उन दवाओं का पेटेंट है ना, पेटेंट है तो बस वो कंपनी ही उन दवाओं को बना सकती है। लेकिन क्योंकि ऐसी दवाएं जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो मान लो कि जिस कंपनी के पास पेटेंट है उसने वो दवा बनाना बंद कर दिया,
कम मात्रा में बना पा रही है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पा रहा है, जितनी डिमांड है उतनी नहीं बना पा रही है ना। या फिर भाई बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, लोगों के लिए, तो ऐसी कोई महामारी फैल जाती है, उस कंडीशन में अगर केवल एक कंपनी जिसके पास पेटेंट है अगर उसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो लोग तो मर जाएंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उस दवाई पर कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू कर सकती है। इससे होता क्या है, जो दवाई है उसको बनाने का अधिकार जो सरकार है वो किसी भी मैन्युफैक्चरर को दे सकती है, किसी भी अदर कंपनी को दे सकती है कि आप बनाओ, भले ही वो पेटेंट किसी कंपनी का नाम था, लेकिन फिर भी ऐसी दवाओं पर कंपलसरी लाइसेंसिंग को लागू किया जा सकता है। ओके, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग भारत में पेटेंट एक्ट 1970 के तहत दी जाती है। इस एक्ट की धारा 84 कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करती है। तो आपको पता चल गया कि ये वर्ड क्यों सुर्खियों में है, और स्पेशली मेडिसिन के सेक्टर से ये संबंधित वर्ड है, जो कि हमको कर्नाटक हाईकोर्ट में देखने को मिला है। पौंडीचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया? तो राज्य में विधानसभाएं जो हैं उनका जितना भी काम है, अभी तक क्या होता है, पेपर वर्क होता है, पेपर की पोथियां जम जाती है, उनको एक तो सेव करके रखना बहुत मुश्किल होता है ना, रजिस्टर पूरे विधानसभा के जो लाइब्रेरी उसमें सेव करके रखें, पैसा भी बहुत खर्च होता है, उसका रखरखाव भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और इसके अलावा फिर भाई कभी आग लग जाए तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई पूरी जो प्रोसेस है विधानसभा की, क्यों ना उसको डिजिटलाइज किया जाए, है ना, उनके जो डिसीजन है, निर्णय है, जो भी उनके काम है उनको कंप्यूटर वगैरह में सेव किए जाए, है ना, तो डिजिटली उनका रिकॉर्ड रखा जाए। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को केंद्र सरकार ने लागू किया था। अभी पौंडीचेरी की जो विधानसभा है उसने अपने यहां पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू किया है। भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू किया था वो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य नागालैंड। तो आपको यहां पर यह भी पता चल गया कि नेशनल जो ई विधान एप्लीकेशन है उसका काम क्या है, जितने भी वर्क हैं उनको एक साथ डिजिटली कंडक्ट करना, जो कि विधानसभा के वर्क है। मतलब जो एमपीज और एमएलएज है उनको कागजों की जगह अब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिल सके, डिजिटल वो एक्सेस कर पाए, टैबलेट पर, लैपटॉप या पीसी पर, कहीं भी। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सबसे पहले नागालैंड राज्य ने लागू किया था, और अब इसे लागू किया गया है भारत के पौंडीचेरी विधानसभा में। ठीक है, नागालैंड ने 2022 में पेपरलेस सेक्टर के लिए इस प्रोग्राम को लागू किया कि विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। इसका जो प्रबंधन है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य था कि भारत में जितने भी 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है उनके जितने भी विधानसभाएं हैं उनको डिजिटलाइज करना, एक साथ जोड़ना। ठीक है, प्रोजेक्ट को 15 जनवरी 2020 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया गया, अप्रूव किया गया, और फिर इसको लागू किया गया। उस वक्त इसके लिए जो बजट लाया गया था वो 673.94 करोड़ का बजट उस वक्त दिया गया था। तो पहला राज्य हो गया नागालैंड जिसने लागू किया, और अभी लागू किया है पौंडीचेरी विधानसभा ने। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल आर्काइव्स डे हर साल मनाया जाता है 9 जून को। अच्छा, अभिलेख है ना, जितने भी ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जितने भी ऐसे बोल सकते हैं हम आर्काइव से, उनको सेव करना, है ना, उनके अहमियत कितनी है इतिहास को समझने में, संस्कृति को समझने में। एक तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना और इनका संरक्षण करना, संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई ऐसा कोई भी अभिलेख है जो कि किसी इतिहास को बताता हो, किसी कल्चर को बताता हो, उनको प्रेजेंट करता हो, तो ऐसी चीजों को सेव किया जाना चाहिए। इसके प्रति लोगों को अवेयर करना इंटरनेशनल आर्काइव्स डे का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स, इन्होंने 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल 9 जून को यह डे मनाया जा रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स की बात करें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे अभिलेख, आर्काइव्स
इनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करती है। इस संस्था की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हमको फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल आर्काइव्स डे कब मनाया जाता है हर साल? यह मनाया जाता है 9 जून को। डन। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं शैलेश सी मेहता। आंसर बी। अच्छा, उद्देश्य क्या है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है? भारत में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है ना, उनके उत्थान के लिए काम करना, उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करना, फर्टिलाइजर को प्रमोट करना, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने का काम करना और किसानों को सही उर्वरक उपयोग करने के प्रति प्रेरित करना। ये सारे काम भारत में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष अभी 2025 में शैलेश सी मेहता को नियुक्त किया गया है। इनके पहले इस पद पर अभी तक एन सुरेश कृष्णन थे, इनको रिप्लेस किया है शैलेश सी मेहता ने। वैसे शैलेश सी मेहता वर्तमान में दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत है, हेड है, और अब हेड बने हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। काम तो आपको पता चल ही गया कि संस्था का काम क्या है। स्थापना की गई थी 1955 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आगे आइए, चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है ना, एक संवाद है, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आपको पता है प्राचीन काल से ही भारत और सेंट्रल एशिया के मध्य में काफी व्यापारिक संबंध देखने को मिलते हैं हमको। सिल्क रूट जो था वो भारत और सेंट्रल एशिया से होकर ही गुजरता था, जो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों तक जाता था। तो इसी जो ट्रेड है इंटरनेशनली, जो इतिहास है उसको बनाए रखने के लिए भारत और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के मध्य में, फॉर एग्जाम्पल उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके मध्य के ये जो देश है 5 तो होगा सेंट्रल एशिया के, एक हो गया इंडिया, इनके जो विदेश मंत्री है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके मध्य में इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग का आयोजन किया जाता है। इस बार ये चौथा एडिशन है। उद्देश्य की बात करें तो सेंट्रल एशिया और इंडिया, इनके मध्य में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सहयोग को बढ़ावा देना इस डायलॉग को या संवाद को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इकोनॉमिकली कैसे हम कनेक्ट रह सकते हैं, ट्रेड को हम कैसे बढ़ावा दें आपस में, कल्चर को कैसे आपस में हम जो सांस्कृतिक संबंध है उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो इन सभी मुद्दों पर इस डायलॉग में चर्चा की जाती है। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के मध्य में सारे मुद्दे जैसे बिजनेस, सिक्योरिटी, ट्रेड, कल्चर, इन सभी को बढ़ावा देना इस डायलॉग को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 में अभी जून में इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और ये इस बार चौथा एडिशन है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, 2019 से यह आयोजित किया जा रहा है। आगे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार या अवार्ड ऐसी ग्राम पंचायतों को दिया जाता है जिन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज किया हो, है ना, अपडेट किया हो, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रही हो, तो ऐसी ग्राम पंचायत को, स्पेशली ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया हो, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया हो, तो ऐसी ग्राम पंचायतों को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाते हैं। 2025 में रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया है, मतलब सबसे हाई वाला जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये हमें देखने को मिलती है रोहिणी ग्राम पंचायत भारत के महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र। ठीक है, एक श्रेणी, यहां पर एक कैटेगरी बनाई गई है जिसे कहा जाता है जमीनी स्तर की पहल श्रेणी, हिंदी में कहा जाता है ग्रास रूट इनिशिएटिव कैटेगरी। इसमें
नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत 1.45 लाख मतलब 1,45,000 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया था और इस 1,45,000 ग्राम पंचायतों में से जीती है यह अवार्ड कौन सी ग्राम पंचायत? यह है रोहिणी ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र में धुले जिला है, धुला जिला है, यहां पर पूर्णतः आदिवासी बहुल गांव है, पूरे आदिवासी समुदाय का गांव है रोहिणी ग्राम पंचायत। इन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड अपने नाम किया। यह अवार्ड आज कल इनको 9 जून 2025 को दिए गए हैं विशाखापट्टनम में 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के समय। तो कल इनको ये प्रदान किए गए हैं जब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो एक चीज ये भी याद रखना कि 28वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब ये तो हो गया गोल्ड अवार्ड, रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। एक अवार्ड है सिल्वर अवार्ड, मतलब सेकेंड जो पोजीशन पे रही, वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत है। ये हमको वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, त्रिपुरा की ग्राम पंचायत है। तो इसको दिया गया सिल्वर अवार्ड। 2 ग्राम पंचायत को दिया गया है जूरी अवार्ड। एक है पलसाना ग्राम पंचायत, ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, और एक है सुआकाती ग्राम पंचायत, ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है ओडिशा में। केंदुझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वहां की ग्राम पंचायत है। तो 2 जूरी अवार्ड है, एक गोल्ड अवार्ड और एक सिल्वर अवार्ड। तो गोल्ड और सिल्वर को याद रखना, वो पूछे जा सकते हैं। पुरस्कार कौन देता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एंड पब्लिक ग्रीवेंस और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये मिलकर इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। जिसको गोल्ड अवार्ड मिलता है उसको 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है प्रशस्ति पत्र के साथ, और सिल्वर अवार्ड में दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर 10 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किए सारे क्वेश्चन, सारी डिटेल। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, आंसर लेंगे क्वेश्चन के हम लास्ट डे के। पहला क्वेश्चन हमारा था नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया? तो यह टेस्ट सीरीज हो जाती है कौन सी? इंडिया और इंग्लैंड के मध्य की टेस्ट सीरीज। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई? तो यह 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है एस महेंद्र देव। चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम जो फसलों में रोगों का कारण बनता है, क्या है? तो यह एक प्रकार का फंगस है, कवक है। इनमें से कौन सा देश हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना? तो इन तीनों के अलावा सूडान ऐसा था जो कि सदस्य नहीं बना है। 5 सदस्य बताए थे मैंने आपको। हाल ही में जारी बांग्लादेश की नई मुद्रा में हिंदू बौद्ध मंदिरों को दर्शाया गया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है टका। कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया? तो भारत को 3 साल के लिए सदस्य चुना गया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। 3 साल के लिए इंडिया बना है मेंबर। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? राजा खास गांव सौर मॉडल गांव है भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला सौर मॉडल गांव। मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है मोहम्मद वसीम। आंसर सी। ये सारे करंट अफेयर हमारे कल के थे, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? तो ये मिस्र से आते हैं जिनका नाम है बुत्रोस घाली। मिस्र से आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 में।
सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 124 में। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से देखो, कमेंट में आंसर करिएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर योजना भारत सरकार ने कब शुरू की थी? और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।